दोस्तों आज हम लोग यही बात करेंगे कि जो मंगोल एम्पायर है उसने इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया और किस तरीके से इसमें बिहार इन्वॉल्व हो जाता है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर बिहार का इससे क्या कनेक्शन है और बिहार इससे कैसे जुड़ जाता है। ये जो पूरा बिहार है ये कैसे जुड़ जाता है इस फैक्टर से, ये भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे जो कि फैक्टर बहुत सारा बताया जाता है कि जंगीज़ खान ने इस फैक्टर से ये इस इन कारणों से इंडिया पर अटैक नहीं किया होगा, ये सब कारण हो सकता है, तो हम लोग वो बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि मंगोल एम्पायर का एरिया उसके पीक पे क्या था। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो पूरा लैंड आप देख रहे हैं, जितना भी रेड कलर में है ये सारा ये मंगोल एम्पायर का है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वाई जंगीज़ खान नॉट अटैक्ड इंडिया। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जंगीज़ खान ने इंडिया पे अटैक किया और न सिर्फ अटैक किया, उसको जीता भी। इस तरीके से आप ये देखिए, ये जो कश्मीर का एरिया है और ये अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ थोड़ा सा एरिया है, ये दोनों क्या इंडिया में नहीं आता है? आज के इंडिया में तो आता ही है। और फिर दूसरी बात, यदि आज के इंडिया में तो आप मान ही रहे हैं, लेकिन यदि अगर पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ होता, मतलब आज ये लैंड अगर बट के एक अलग देश नहीं बना होता धर्म के अनुसार पे, धर्म के बेस पे, तो फिर क्या ये क्वेश्चन लाजिम था कि वाई मंगोल्स नॉट अटैक्ड इंडिया या फिर वाई जंगीज़ खान नॉट अटैक्ड इंडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का मतलब लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये वाला जो भाग है ना इंडस नदी का, और ये जो पूरा गंगा प्लेन और ये सेंट्रल इंडिया है, इसको इंडिया समझना बंद करो कि केवल यही इंडिया है और कुछ भी इंडिया नहीं है। ये समझना बंद कर दो तो आप लोगों के दिमाग से ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बस इतना ही, बंगाल, इतना ही जो है इंडिया है, बाकी कुछ इंडिया है ही नहीं। उनके दिमाग में ये फैक्टर फिट किया हुआ है। ऐसा समझना अगर बंद कर दें तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। दूसरी बात कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैं चर्चा करूंगा कि इसमें बिहार कैसे आ जाता है, पहले आप सब कुछ समझिए। इसमें फिर मैं भी ये भी बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों या फिर कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा क्लेम है कि जो मंगोल्स थे वो दरअसल स्टीप रीजन के थे, और वो बेसिकली तो यहाँ के क्षेत्र से थे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, फिर जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट है, फिर इन सब जगहों का जो क्लाइमेट है हल्का हल्का मिलता है, लेकिन जो इंडिया का क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म है। इसी कारण से जो है हो सकता है मंगोल्स ने या फिर जंगीज़ खान ने अटैक नहीं किया इंडिया पे। देखिए ये फैक्टर बिल्कुल गलत है, मैं साबित कर देता हूँ। दरअसल ये फैक्टर का जो बेस है ना, वो बेस तैयार किया हुआ है वर्ल्ड वार सेकेंड से, जब नाज़ी जर्मनी जो कि यहाँ पर से जब वो यूएसएसआर पे जब वो अटैक करते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड रहता है, जिसके कारण कि वो नहीं वहाँ पे जा पाते हैं और वो नहीं अटैक कर पाते हैं, और वहाँ पर से नाज़ी जर्मनी को हार मिलती है। दरअसल हो सकता है वो वही रीज़न जो है वो बेस बना हुआ है दिमाग में, और उसी के कारण ऐसा लगता है कि मंगोल्स ने अटैक नहीं किया हो इंडिया पे इस ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस के कारण। और यही कारण बताया जाता है अलेक्जेंडर को लेकर के भी कि अलेक्जेंडर ने इसी कारण से जो है अटैक नहीं किया, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए दोस्तों, गर्मी तो इंडिया में सच में काफ़ी पड़ती है, और लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है
मतलब जो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहना कि यहाँ पे पूरे 12 साल, पूरे 12 महीने, मतलब पूरे साल ही यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ये गलत है। क्यों? आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी होती है, यहाँ पे बरसात का मौसम भी होता है, हर तरह का मौसम यहाँ पे होता है। जैसे ही जब आप ये जो इस तरीके से यहाँ पर जो ऐसे करके नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी जो बहती है, जब आप इसको क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको जो है एक यूनानिमस क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इसके साउथ में जो इसके साउथ में जो नर्मदा नदी है, इसके साउथ में जो जितना भी क्षेत्र है, दरअसल यहाँ पे ये इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक हो जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे भी गर्मी पड़ती इसी कारण से अलेक्जेंडर या फिर मंगोल्स ने अटैक नहीं किया, ये कारण गलत है। फिर आप ये देखिए कि यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में कौन सा बहुत बड़ा अंतर है? कोई ख़ास अंतर तो है नहीं। जो टेम्परेचर यहाँ का है वही टेम्परेचर तो खैबर पख्तूनख्वा और क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान के जलालाबाद वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ का है। कोई ख़ास अंतर तो है नहीं। तो ये फैक्टर बिल्कुल गलत है। अलेक्जेंडर की जो आर्मी का रिट्रीट था वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अभी इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि जंगीज़ खान ने आखिर अटैक क्यों नहीं किया इंडिया पे। जब आप सभी लोगों को पता हो या ना हो, जान लीजिए, जब जलालुद्दीन को बैटल ऑफ इंडस में हरा दिया जाता है तो जंगीज़ खान यहाँ पे खड़ा रहता है इंडस नदी के पास। और ऐसा कई हिस्टोरियंस का क्लेम है, ऐसा कई हिस्टोरियंस जानना अच्छा, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, दरअसल ये वाला क्षेत्र भी जो म्यांमार का क्षेत्र है वो भी एक समय के लिए मंगोल्स ने जीत लिया था, लेकिन बाद में फिर बर्मीज़ लोगों ने, म्यांमार के लोगों ने और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हरा दिया और अपने क्षेत्र को वापस से कब्जा कर लिया। तो क्या फैक्टर हो सकता है कि मंगोल्स ने आखिर इंडिया पे अटैक नहीं किया? और इसको लेकर के जितने भी कारण हैं, कुछ कारण ऐसे बताए जाते हैं कि यहाँ जो आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, चाइना का क्षेत्र, यहाँ सभी जगह रिवेलियन हो रहा होता है। रिवेल्स जो है काफ़ी उपद्रव कर रहे होते हैं, जिसके कारण कि जलालुद्दीन जो है का मतलब यहाँ से भाग करके चला आता है दिल्ली, ठीक है, इल्तुतमिश के पास चला आता है और यहाँ पे जंगीज़ खान उसका पीछा कर रहा होता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा एम्पायर और इतना बड़ा एम्पेरर उसको छोड़कर फिर चला जाता है वापस, क्यों? तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा क्लेम है कि इन सभी जो यहाँ पे रिवेलियंस हो रहा होता है उनको दबाने के लिए जंगीज़ खान चला जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेशनल होकर सोचें तो आप ये देखें कि यहाँ पे जितने भी जगह रिवेलियंस हो रहे थे, रिवेल जो हो रहा था, उसे भेजने के लिए, मतलब इतना बड़ा एम्पायर है तो वो अपने सेना को भी तो भेज सकते थे, वो खुद जाने की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात है, जब रिवेलियन जो है 3-4 जगह हो रहा है तो कहीं एक ही जगह तो पहले जंगीज़ खान जाएंगे, पहले एक जगह निपटाएंगे, फिर दूसरा जगह निपटाएंगे, फिर तीसरा जगह निपटाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जैसे यहाँ पे गए तब तक यहाँ पर तो रिविलेंस हो ही रहा है, यहाँ पर तो हो ही रहा है, पहले यहाँ निपटाएंगे। तो जल्दी निपटाने के लिए या तो वो यहाँ खुद चले जाएं, यहाँ पे अपने सेनापति लोगों को भेज दें या फिर किसी और को भेज दें। तो जब 2 लोगों को वो भेज ही रहे हैं तो फिर वो खुद भी तो जा सकते हैं, मतलब खुद नहीं भी तो जा सकते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को जो मंगबरनी था उसको रखने से मना कर दिया, ठीक है।
तो इसी कारण से हो सकता है कि अ, उन्होंने अटैक नहीं किया हो। लेकिन इसमें बिहार फैक्टर कहाँ से आता है? तो 10 मिनट ऑलरेडी पार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसमें बिहार फैक्टर कैसे आता है। दरअसल बिहार को लैंड ऑफ बुद्धिज़्म बोला जाता है और इसमें काफ़ी नेपाली सब जो हैं वो यहाँ पे अपना जो है वो काफ़ी जेलस फील करते हैं। आपको पता होगा कि नेपाली लोग भी जो हैं वो भी एक तरीके से इतिहास चोर के कैटेगरी में ही आते हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि जो सिद्धार्थ गौतम हैं उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज का नेपाल है, तो बुद्धिज़्म जो है वो नेपाल का रिलीजन है। दरअसल आपको अब दूसरे इस यहाँ पे फैक्टर पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप जब पता करेंगे तो नेपाल का जो प्लेन रीजन है, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि लुम्बिनी जो है वो यहाँ पे है और ये है नेपाल और ये है इंडिया। ठीक है, और नेपाल को पता ही होगा आप लोगों को कि नेपाल को सुगौली संधि में और उसके पहले भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा, जो 1857 में जब नेपालियों ने, नेपाल के गोरखा सैनिकों ने विद्रोह को शांत करने में मदद किया था, तो अंग्रेज़ ने उत्तर प्रदेश और जो बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो जो है उन्होंने नेपाल को दे दिया था। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप मैप में भी अच्छे से समझ पाएंगे कि जो आप ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा नेपाल का नक्शा है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा नेपाल का नक्शा है। ठीक है, और इसमें से जब आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो बुटवल वाला इलाका है, ये पूरा क्षेत्र, ये प्लेन लैंड है। ठीक है, और यही तराई रीजन भी कहलाता है और यही अंग्रेज़ों ने दे दिया था नेपाल को, ये वाला क्षेत्र। उसके साथ ही जब आप बिहार का देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार के साथ तो एक गजब का ट्रेजेडी हो गया। आप ये देखिए, ये जो प्रोविंस आपको दिख रहा है नेपाल का, ये पूरा जो है बिहार का ज़मीन है, बिहार का क्षेत्र है जो कि नेपाल को दिया गया है। और ये बाकायदा जिस तरीके से नेपाल को मिला है, नेपाल ने आज तक उसी तरीके से रखा है। आप ये देखिए, ये पूरा का जो पूरा प्लेन लैंड है, ये सारा का सारा बिहार का ही है और ये इस क्षेत्र में कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है इस क्षेत्र में। तो इसमें नेपाली और इंडियन का तो कुछ कहना है ही नहीं। ठीक है, कि ये इंडियन थे और नेपाली थे, इसका कहने का मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये सारा एक ही कल्चरल रीजन और एक ही जोग्राफिकल रीजन में आता है। इसमें नेपाल और इंडिया जैसा कोई फैक्टर है नहीं कि ये इंडिया हो गया और ये नेपाल हो गया, ये केवल कहने की बातें हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको लेकर आता हूँ वापस से उस स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये हुई पूरी बात। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें बिहार कैसे आ जाता है। तो बिहार इस तरीके से आता है कि जब चंगेज़ खान बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा करते थे, बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे और उनका ये भी मानना था कि बुद्धिज़्म का जो लैंड है वो बिहार है, मतलब इंडिया का है। तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे काफ़ी नरसंहार किया जाए, काफ़ी मार काट किया जाए। नहीं तो चंगेज़ खान का कई हिस्टोरियंस और कई सोर्स के मुताबिक ऐसा मानना था कि जब आप एक तरीके से ये देखिए कि जो लैंड जो है वो पूरा का पूरा, जब आप ये देखिए कि इधर भी मंगोल एम्पायर, इधर भी मंगोल एम्पायर, इधर भी मंगोल एम्पायर, तो बचा केवल ये वाला क्षेत्र। तो मंगोल ऐसा चाहते भी थे
कि वो इस रास्ते से जो है इंडिया पे कब्ज़ा कर लें और यहाँ पर से फिर वो अ, पूरे इस क्षेत्र को अच्छे से कब्ज़ा करके रखें, पूरा इस क्षेत्र को। लेकिन उसके बीच में बिहार आ रहा था और चंगेज़ खान जो है वो बिहार को एक होली लैंड मानते थे, इंडिया को एक होली लैंड मानते थे, जिसके कारण वो अटैक नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे पर थे तो वो ऐसा उनको एक ऐसा सपना आया एक यूनिकॉर्न के घोड़े का कि तुम जो है सिंधु नदी पार नहीं करोगे और वहाँ पे अटैक नहीं करोगे। तो दरअसल यही पूरा का पूरा कारण था कि मंगोल एम्पायर और बिहार के बीच में जो कनेक्शन था और किस तरीके से बिहार ने और बुद्धिज़्म ने किस तरीके से मंगोल एम्पायर को इंडिया पे अटैक करने से बचाया था। इंडिया को दरअसल बचाया था मंगोल एम्पायर से। और जब आप ये देखेंगे कि जब चंगेज़ खान मर जाते हैं तो उसके बाद कई अटैक्स होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो कई अटैक्स करते हैं। ये जो मंगोल एम्पायर आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर कई अटैक्स मंगोल एम्पायर के बाद जो है सिंधु नदी को पार करके कई अटैक्स करते हैं, लेकिन वो उतना स्ट्रेंथ के साथ अटैक नहीं करते हैं इंडिया पे, क्योंकि एक ऐसा भी तर्क कहा जाता है कि मंगोल एम्पायर दरअसल अपने सभी दुश्मनों को हराने के लिए बदले की भावना से मंगोल एम्पायर को बनाया गया था और इंडिया से कोई उस तरीके का जो है बदला का भावना था नहीं मंगोल्स के बीच में और इंडिया के बीच में। दूसरी बात यह है कि बिहार से निकला हुआ बुद्धिज़्म चारों ओर फैल रहा था उस समय, तो उस कारण से भी ऐसा हो रहा था कि चाइना में फैल रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, जापान में भी वो गए होंगे तो वहाँ देखे, वियतनाम म्यांमार के क्षेत्र में भी जब उन मंगोल्स ने अटैक किया तो उनको पता तो चला होगा ना बुद्धिज़्म के बारे में। तो यही कारण था कि एक तरीके से ये कारण बताया जाता है कि बुद्धिज़्म एक बड़ा फैक्टर हो सकता है चंगेज़ खान का सिंधु नदी को पार नहीं करने का या फिर इंडिया पे अटैक नहीं करने का। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि मंगोल्स ने चंगेज़ खान ने जो है सिंधु नदी को पार नहीं किया था। इंडिया पे तो अटैक किया ही था, इंडिया को के कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह के क्षेत्र को जीता भी था और यूनाइटेड इंडिया के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वाले सारे क्षेत्र को जीता था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।